अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आप ही के शहर से खबर ये है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब ने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा करवाई इन पर्सन, और उन्होंने इंतखाबात में धांधली के हवाले से ये इस्तदा की कि जनाब ये सारे के सारे जो इंतखाबात हैं इसे कलअदम करार दिया जाए और दोबारा से इंतखाबात की इस्तदा जो है वो की गई है। अच्छा, अब इससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई कि जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब हैं वो मंजर-ए-आम पर आए, कन्फेशन स्टेटमेंट हो गया और उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेकर और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और फिर उन्होंने भी एक कमेटी बना दी। अब इन्होंने भी बाहर आकर यानी अहाता अदालत में खड़े होकर कुछ सहाफियों से बात की और अपना फौरी तौर पर रिएक्शन दिया, और जो सू मोटो लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से इनके जो अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो मैं नहीं समझता और मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ हूं। और फिर उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा कि इनके पास कौन से ऐसे सबूत हैं तो लेकर आए और साबित करें। आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर आपने इल्ज़ाम लगाया तो आपको फिर सबूत भी देने पड़ेंगे। राय साहब फिर ये चैम्बर में चले गए जहां पर इनकी मुलाकात जो है वो कुछ और जो आपके जज साहिबान थे उनसे हुई, और फैसला ये किया गया कि इसके ऊपर अस खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा, बल्कि एक जो समाअत हो रही है केस की उसी में इसको देखा जाएगा। और फिर हमने ये देखा कि जो ब्रिगेडियर साहब की जो दरखास्त थी कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, अब उसी के अंदर ये सवाल इन्होंने पूछना था। लेकिन राय साहब हुआ क्या है, अदालती मामवन ने ये बताया कि दरखास्त गुजार से नोटिस की तामील के लिए फोन और एड्रेस पर राब्ते की कोशिश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिमार्क्स दिए कि पहले दरखास्त गुजार दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये क्या महज तशहीर के लिए दरखास्त जो है वो दायर की गई। जस्टिस काजी फैज ईसा ने यह भी कहा कि दरखास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। दरखास्त गुजार ने दरखास्त दायर करते ही खुद मीडिया पर जारी कर दी, जबकि जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्त टेलीविजन के लिए दायर हुई थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि ऐसे नहीं चलेगा, आमतौर पर दरखास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं हो जाती, दरखास्त गुजार से बजरिया फोन दोबारा राब्ता करें। हालांकि आई डोंट एग्री विद दिस थिंग राय साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स भी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मैंने कई बरस ये बीट की है कि कुछ ऐसे ना दरखास्त गुजार होते हैं, जिस तरह शाहिद औरंगज़ई एक बहुत मशहूर दरखास्त गुजार पिटिशनर पाकिस्तान की अदालती तारीख में गुजरे हैं और बहुत सारे इन्होंने केसेस जो हैं वो किए। फिर इसके साथ साथ एमडी ताहिर साहब जो थे वो एक हुआ करते थे और पब्लिक लिटिगेशन में उनका एक सबसे नाम जो है, जब भी पब्लिक लिटिगेशन की बात की जाएगी तो सबसे सरफहरिस्त उनका नाम होगा। तो ऐसे कई आपको जो हैं लोग नजर आएंगे जो दरखास्तें डालकर साथ ही मीडिया को रिलीज कर देते हैं, और बाज़ दफा तो ऐसे भी हुआ कि दरखास्तें मीडिया को पहले रिलीज की गई और दायर बाद में हुई। तो कुछ ऐसे बैरिस्टर्स और ऐसे वकला मौजूद हैं जो सिर्फ खबरों में आने के लिए करते हैं, आगे उन मुकदमात का या उन पिटीशंस का क्या बनता है उसके ऊपर वो खामोश रहते हैं, और फिर ऐसे वकला को पिटिशनर वकला भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये दरखास्त गुजार जो हैं बजरिया फोन दोबारा उनसे राब्ता करें, ये अदालत की तरफ से कहा गया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। क्या पता दरखास्त गुजार ने खुद दरखास्त फाइल की भी या नहीं, क्या पता बाद में आकर दरखास्त गुजार कह दे कि मैंने वापस नहीं ली। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बजरिया मुतल्लिका SHO दरखास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि केस की समाअत आज ही दरखास्त गुजार के आने पर होगी। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पर 21 फरवरी तक जो है इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया, और दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी करने की हिदायत करते हुए कहा कि दरखास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर बताया है। राय साहब, एक तो हमें बताएं कि इसके साथ साथ एक और ऑफिसर साहब भी जो हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं, ये क्या स्टोरी है, और ये जो इस्लामाबाद की अदालत में ये हैपनिंग असल में हुई क्या है? देखिए आशफी साहब, ये जो आपका सवाल है इसके जवाब के अंदर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक बड़ी दिलचस्प खबर छुपी हुई है। ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और एक और आला ऑफिसर ने जो छुट्टी ली है इसके मुतल्लिक भी बड़ी चहमुगोइयाँ हो रही हैं।
इस आला ऑफिसर का नाम क्या है और इन्होंने अचानक छुट्टी क्यों ली है, इसके मुतल्लिक भी दो किस्म की अहम इतलात आ रही हैं, यानी दो मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। अब ये दावे एक ऐसी सूरत में किए गए जब आरपीओ रावलपिंडी के मुतल्लिक हमने इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने ये खबर ब्रेक की कि वो अचानक मंजर आम से गायब हो गए हैं, यानी कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक उन्हें एक इवेंट में जाना था, वो इस इवेंट में नहीं आए। उसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई, उनके रिश्तेदारों से चेक किया गया कि उनकी इस वक्त लोकेशन क्या है, यानी वो किस मकाम पर मौजूद हैं। पहले मरले में पता चला कि वो लाहौर गए और फिर ये तस्दीक हो गई कि वो बरतानिया चले गए। आज इस खबर की ऑफिशियली तस्दीक कर दी गई है कि वो बरतानिया चले गए हैं। अगरचे ये क्लेम किया गया है कि वो 2 मार्च को वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ हल्के ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर वो भी मुनज़्ज़म धांधली में मुलव्विस थे, नताइज की तब्दीली में मुलव्विस थे और प्रॉबली उनके पास भी कुछ एविडेंस हैं। शायद वो ये एविडेंस शेयर करना चाहते थे। इस तरह की इतलात आ रही हैं, लेकिन हमने जो उनकी बरतानिया रवानगी की खबर दी थी उसकी 100% तस्दीक हुई है। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल के अंदर हाशमी साहब 2 बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। इन खबरों को अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो फिर एक बड़ी मानीखेज खबर जो है वो सामने आती है, क्योंकि इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें थीं, यानी इस्लामाबाद में 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की 2018 के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ने जीती थी और अब 2024 के इलेक्शन में भी ये जो तीनों नशिस्तें हैं, ये तीनों नशिस्तें असल में तहरीक इंसाफ ने जीती। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर चूँकि आखिरी वक्त में ऑपरेशन करके यानी 3:47 से लेकर 5:23 तक जो ऑपरेशन किया गया, उसके नतीजे में नून लीग के उम्मीदवारों तारिक फजल चौधरी जो बहुत बुरे तरीके से हार रहे थे, अंजुम अकील जो कि इतनी वाजे लीड के साथ हार रहे थे कि ये एक इर्रिवर्सिबल लीड थी, और उसके बाद राजा खुर्रम नवाज, इनको कामयाब करवा दिया गया। और इसके ऊपर अब नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम से एक वीडियो वायरल हुई है समा पर, जो उनका प्रोग्राम है, और इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये कह रहे हैं कि 2 हलकों के फॉर्म 45 जहां से मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, इनके फॉर्म 45 उम्मीदवार की हैसियत से मेरे पास भी मौजूद हैं, और इन फॉर्म 45 के मुताबिक मैं आपको ऑन स्क्रीन ये बता रहा हूँ कि ये हल्के जो हैं ये पीटीआई ने जीते थे। मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन ये हल्के पीटीआई ने जीते थे। अब हाशमी साहब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गई थी, और इस दरख्वास्त में ये कहा गया कि इस्लामाबाद की ये जो तीनों नशिस्तें हैं ये पीटीआई ने जीती। पीटीआई के पास फॉर्म 45 भी मौजूद हैं। ये फॉर्म 45 बतौर एविडेंस जो है ये अदालत के अंदर पेश भी किए गए। अब जिस वक्त ये फॉर्म 45 अदालत में पेश किए गए तो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे शुएब शाहीन, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन की रात 12 बजे तक मेरे पास 380 फॉर्म 45 आ चुके थे। मैं आरओ के दफ्तर गया तो मेरे जो फॉर्म 45 हैं मैंने ये देखा कि ये तारिक फजल चौधरी के खाते में डाल रहे थे, और उनके जो फॉर्म 45 हैं ये मेरे खाते में डाले जा रहे थे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचा और मैंने उन्हें ये कहा कि आप ये गलती कर रहे हैं, इसे दुरुस्त कर लें। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने शुएब शाहीन को ये जवाब दिया दबे लफ्ज़ों में कि आप यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें निकाल बाहर करेंगे। अब उसके बाद जो दिलचस्प खबर इसके अंदर है वो ये है कि ये जो फॉर्म 45 है इस पर रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत मौजूद हैं, और ये जो दस्तखत शुदा फॉर्म 45 है ये अदालत के अंदर भी दिखाया गया। अब उसके बाद इलेक्शन के नताइज के बाद 2 फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। अच्छा, इसके अंदर जो हल्का NA 47 के आरओ थे ये उस्मान अशरफ थे। अब जिस वक्त ये फॉर्म 45 दिखाया गया अदालत के अंदर जो कि दस्तखत शुदा एक फॉर्म 45 था, तो उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चारों नाचार, यानी इतना ये प्रॉपर एविडेंस था, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि अब चारों नाचार हल्का NA 46 से अंजुम वकील, और अंजुम वकील के मुतल्लिक एक और अहम खबर लोगों को ये मालूमात होनी चाहिए
कि अंजुम वकील एक मेगा करप्शन केस में मुलविस थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के रिमार्क्स थे कि इस्लामाबाद में इतने मैसिव लेवल की करप्शन का केस इससे पहले कभी नहीं आया। तो हल्का NA 46 से अंजुम वकील, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, जिनको ज़बरदस्ती जितवाया गया, अब इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका है। NA 47 से तारिक फजल चौधरी, जो 2018 के इलेक्शन में भी इबरतनाक शिकस्त खा गए थे, उनकी जाली कामयाबी का नोटिफिकेशन भी फिलहाल रोका गया और NA 48 से राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी रोका गया है। अब इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद के जो एक ऑफिसर हैं, उनकी छुट्टी के मुतल्लिक जो है, उनके छुट्टी पर जाने के मुतल्लिक जो है, ये बड़ी हसास नोयत की एक इतला गर्दिश कर रही है, या आप ये कह लें कि 2 क्लेम किए गए हैं कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इसी तरह RPO रावलपिंडी के बरतानिया जाने के बाद। अब ये जो ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज साहब, अब इरफान नवाज साहब जो हैं, इनके मुतल्लिक PTI ने ये क्लेम किया बार बार, इमरान खान साहब ने भी कहा, और ये कहा गया कि DC इस्लामाबाद जो हैं, ये PTI के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। अब इन्होंने ख़ुद तो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की, सबको पता है कि PTI के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई, ये असल में कहाँ से डायरेक्टिव दिए जा रहे थे। इसी तरह IG इस्लामाबाद के मुतल्लिक भी PTI ने कई मरतबा ये कहा कि IG इस्लामाबाद ने भी इमरान खान साहब और PTI को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। लेकिन एक तरफ तो ये जो 3 नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं नून लीग के 3 रहनुमाओं की कामयाबी के, तो अब इनके मुतल्लिक पता चला है DC इस्लामाबाद इरफान नवाज कि इन्होंने 15 दिन की छुट्टी ली है, 14 दिन की, और इनके मुतल्लिक ये बताया गया है कि ये उम्रे की अदायगी के लिए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर राना मोहम्मद वकास जो हैं, इनको आर्जी तौर पर DC इस्लामाबाद का चार्ज दिया गया है, लेकिन अब ये उम्रे पर ही गए होंगे यकीनन। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें कोई भी ऑफिसर जब छुट्टी पर जाता है, या कोई भी ऑफिसर जो है अपना चार्ज अगर 2, 4, 5 दिन के लिए भी छोड़ता है, तो उसके ऊपर बड़ी चहमोगइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस खबर को मीडिया के अंदर तो हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर के ऊपर बड़ा एक आप कह लें कि एक बड़ा तहलका भी मचा हुआ है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, जहाँ पर दरख्वास्त गुजार जो हैं वो एक ब्रिगेडियर साहब बताए जाते हैं कि ये दरख्वास्त इंतखाबात को कलअदम करने की जो दरख्वास्त है, ये एक ब्रिगेडियर साहब ने दी थी। तो ये अचानक दरख्वास्त गुजार जो हैं वो गायब हो गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट भरम थी। सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि पहले दरख्वास्त डालते हैं, उसके बाद ये अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन अब हम इस दरख्वास्त को ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इस दरख्वास्त को हर सूरत में सुनेंगे। यानी इंतखाबात को कलअदम करने की दरख्वास्त जो है, ये हर सूरत में सुनेंगे। अब चीफ जस्टिस साहब हर सूरत में सुने इस दरख्वास्त को, ठीक है, अगर वो ये समझते हैं कि उनको हर सूरत में सुनना है, लेकिन ये जो इंतखाबी धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए हैं, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 उम्मीदवारों के जीत के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल करने पड़े हैं। फॉर्म 45 मौजूद है PTI के तमाम जीते हुए उम्मीदवारों के पास। नून लीग अब तक एक भी फॉर्म 45 सामने नहीं ला सकी जिसके मुताबिक उनके उम्मीदवार जीते हों। तो फिर इस धांधली के मुतल्लिक दरखास्तों को और इस धांधली के मुतल्लिक जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, जो 5 जजेस की मशावरत हुई थी, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा वो भी शामिल थे, और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा भी और जस्टिस अतर मिनल्ला भी, तो वो मशावरत ही रह गई। ये केस कब पुटअप किया जाएगा, इसके ऊपर आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। फॉर्म 45 की बुनियाद पर हमेशा हतमी नताइज जारी होते हैं, तो ये फॉर्म 45 के हतमी नताइज के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब कुछ भी ना करें, सिर्फ एक हियरिंग के अंदर 15 मिनट के अंदर ये ऑर्डर कर दें कि फॉर्म 45 जो दस्तखत शुदा फॉर्म 45 हैं, इनके ऊपर और इनके अकॉर्डिंगली जो नताइज जारी किए जाएं। तो PTI तो कहती है कि हमें वो नताइज कबूल होंगे, तो फिर इसके अंदर लड़ाई किस बात की है। फॉर्म 45 दस्तखत शुदा, चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर करें कि इसके मुताबिक नताइज जारी करें। अगर PTI को सिर्फ 3 नशिस्तें मिलती हैं तो PTI को वो भी कबूल करना चाहिए। PTI अगर वो फॉर्म 45 के मुताबिक 3 नशिस्तें सिर्फ हासिल करती है और वो कबूल नहीं करेगी तो PTI की मजम्मत करनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर तो पूरी दुनिया को पता है कि फॉर्म 45 के मुताबिक 180 नशिस्तें पीटीआई ने जीती हैं, लेकिन पीटीआई को उसके हक से महरूम रखा जा रहा है और अदालतें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है ये मुकम्मल तौर पर खामोश है। राज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हामिद रजा साहब, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर जी चुकी है। हमारे आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा, वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे। हमने अपने उम्मीदवारों को टिकट भी जारी किए, हमने आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट किया और वो जीत गए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला इत्तफाक राय से किया जाएगा और हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक जो हैं वो दी जाएं। उमर अयूब साहब ने कुछ लोगों की रिहाई का भी एक बात कही है, लेकिन जो एमक्यूएम ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला, जो उन्होंने जिक्र किया, पेशावर से 7 से 8 नशिस्तों पर डीसी और पुलिस अफसरान ने धांधली की। हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी, पहला काम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई होगी और फिर मजीद भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। राज साहब, अब जो सबसे बड़ा मसला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल का, अगर आप जरा गौर करें, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनके साथ शमूलियत का ऐलान किया पार्टी, इन्होंने कोई लिस्ट जो है ना जमा नहीं करवाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फहरिस्त है पार्टीज की, उसमें इसका नंबर जो है वो 103 नंबर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आपको मिलेगी। घोड़े का निशान है। हामिद रजा साहब जो हैं वो खुद भी इस पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़े और उन्होंने कोई और भी कैंडिडेट फील्ड नहीं किया था और ना ही कोई मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर जो है वो जमा करवाई गई। राय साहब, अब मसला इसके अंदर ये है कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ और आप मखसूस नशिस्तों की के लिए बाकायदा तौर पर तगदो करेंगे तो इलेक्शन एक्ट इस हवाले से क्या कहता है? इलेक्शन एक्ट के बाब 6 को देखें तो इसमें दर्ज है कि किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा तारीख के अंदर अंदर एक लिस्ट लाजमी जमा करानी होती है, वरना मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती और अगर कोई जमात लिस्ट जमा ना कराए तो फिर वो इससे महरूम रहती है। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिस्ट चूंकि नहीं दी, इसलिए अब ये इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक है कि वो उसे मखसूस नशिस्तें देता है या नहीं। आपको राय साहब याद होगा कि 2018 में बाप पार्टी ने भी इलेक्शन के बाद जो इनका वजूद हमने देखा तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी नशिस्तें जो लिस्ट थी वो बाद में जमा करवाई। अब ये बाप पार्टी नहीं है, उस वक्त बाप पार्टी ऑब्वियसली उन्हें एक सपोर्ट हासिल थी तो तब ये इलेक्शन कमीशन ने अलाउ कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन इन्हें अलाउ करता है या नहीं करता, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। राय साहब, मैं इसके साथ एक चीज और भी बता दूं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठक हुई और वहां पर भी डेडलॉक पाया जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अभी भी ये डेडलॉक मौजूद है और किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचे, मजीद नशिस्तें दरकार होंगी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। और दूसरी तरफ बिलावल जो है वो एक तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो बात हो रही है इसको लोगों के सामने रख रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए, और वो नारा जो नून लीग ने माजी में लगाया था कि हमने सियासत के लिए, रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया, पीपल्स पार्टी ने भी वही नारा लगा दिया। राय साहब, क्या देख रहे हैं एक इस बैठक के हवाले से? इत्तेहाद कितनी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है और तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या ऑप्शन जो है इस वक्त मौजूद हैं? देखें आशफी साहब, मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। यानी पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अब एक अहम और बड़ी खबर आई है, क्योंकि एक तरफ तो पीटीआई के वोट्स का जो काउंट डाउन किया गया है और पीटीआई के वोट्स का जो टोटल काउंट किया गया है उसके मुताबिक ये पता चला है कि पीटीआई को 3 करोड़ से ज़ायद वोट डले हैं। पीटीआई वाहिद जमात है जिसको चारों सूबों के अंदर वोट डले हैं और चारों सूबों में इनके सबसे ज़्यादा उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उसके बाद हाशमी साहब 180 नशिस्तें ज़ाहिर है कि फॉर्म 45 के मुताबिक इनकी साबित हो चुकी हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ
बाकायदा पीटीआई ने इत्तेहाद कर दिया और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मनाजिर थे पाकिस्तान में। इस वक्त ये फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ही मस्बत किस्म के मनाजिर थे। तो इस पूरी सूरत हाल में अब चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पीटीआई का बाकायदा इत्तेहाद हो गया है, 50 से ज़ायद पीटीआई के उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के लिए सर्टिफिकेट भी जमा करा दिए हैं। तो अब मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें जो पीटीआई से छीनी जा रही थीं, ये कवायद के मुताबिक अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। असल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो ये बराए नाम ही मिलेंगी, असल नशिस्तें ये पीटीआई को ही मिलेंगी और ये एक एग्रीमेंट भी हो गया। अब इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ा अहम फैक्टर ये है कि फजलुर रहमान के साथ जो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ, और फजलुर रहमान ने ये एक इनिशिएटिव लिया था कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद का नारा लगा के शायद वो इस्टेब्लिशमेंट से ये जो लूटा हुआ केक है, सियासी केक, इसमें से कोई हिस्सा हासिल कर लेंगे। तो एक तो फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद के ऊपर पीटीआई के अंदर इत्तफाक़ राय नहीं था और फजलुर रहमान की इस ख्वाहिश के बावजूद पीटीआई ने ये तो कहा कि फजलुर रहमान के साथ मिलकर हम एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन फजलुर रहमान को कोई हुकूमत साजी के लिए हम अपने साथ शरीक नहीं कर सकते। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर जब 50 आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं, तो पता ये चला है कि केपी से भी 7 से 8 नशिस्तें ऐसी थीं, यानी जहां पर 3/4 अक्सरियत हासिल की है पीटीआई ने, यहाँ भी 7 से 8 नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई की छीनी गई हैं, जिनके फॉर्म 45 आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौर ने बाकायदा दिखाए हैं। अब यहाँ पर हाशमी साहब एक दिलचस्प खबर हो रहा है कि एक सवाल किया गया कि पीटीआई को जिन लोगों ने छोड़ा क्या वो तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे और इनको क्या तहरीक इंसाफ कबूल करेगी। जैसे कि इमरान इस्माइल ने कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई और मुझे पीटीआई नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये मेरे दिल का नहीं दिमाग का फ़ैसला था। और उन्होंने कुछ अहम हलकों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हम दोस्तों की मदद के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हमने शमूलियत की हामी भरी थी, लेकिन मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं हुआ। अब इसके मुतल्लिक जब सवाल किया गया कि क्या इस तरह के जो लोग हैं ये पीटीआई में वापस आएंगे, तो इस पर बैरिस्टर गौर ने जवाब दिया कि इसका फ़ैसला तो कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब करेंगे और हमारी इत्तला ये है कि जो भी पीटीआई को छोड़कर गए हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, इमरान खान साहब का ये स्टैंस है कि इनको किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों ने सौबतें बर्दाश्त की, पीटीआई के साथ खड़े रहे, उनको उनके सब्र का, उनकी वफा का फल अवाम ने दिया है और अवाम ने साबित कर दिया कि जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, अवाम उनके साथ खड़ी रहेगी। जो इमरान खान साहब से दगा करेंगे या मजबूरियों का बहाना बनाएंगे, अवाम उनको निशान इबरत बना देंगे। जैसे कि जहांगीर तरीन के बाद परवेज़ खटक भी अपनी नशिस्तें, जो वो कहते थे कि केपी में पीटीआई की हुकूमत मेरी वजह से है, तो वो अपनी ज़ाती नशिस्तें भी नहीं जी सके। तो एक तो इस बात पर इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम दे दिया गया है, यानी क्लियर कर दिया गया है कि कौन पीटीआई में वापस आएगा और कौन पीटीआई में वापस नहीं आ सकेगा। अब इस पूरी सूरत हाल में एक और जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, पहले तो कहीं से एक खबर लॉन्च करवाई गई थी कि पीटीआई ने यह फैसला कर लिया कि वो अपोजिशन में बैठेगी, वफाक में भी, केपी में भी, पंजाब में। अब इस खबर की तरदीद की गई है और इसी तरह उमर अयूब ने यह कहा है, जो कि नामजद वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कहा कि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा, हमारे पास उस दिन के लिए भी एक सरप्राइज़ मौजूद है। हम उस दिन भी एक सरप्राइज़ देंगे और वफाक और पंजाब में, यानी केपी में तो हुकूमत बनाएंगे, वफाक और पंजाब में भी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। और हाशमी साहब, अब अगर पीटीआई की ये मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें ये ना छीनी गई और दूसरा फॉर्म 45 के मुताबिक ये फैसले अगर आप ये कहने के 30% भी रिवर्स हो गए, तो उसका मतलब यह है कि पीटीआई वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने की अहल हो जाएगी। साहब, फौज के कमांडर इन चीफ ने कौम के नाम एक पैगाम जारी किया जिसमें वो ये कहते हैं कि काबिल अफराद को सियासत से निकालने पर अफसोस है और अवामी मैंडेट का एहतराम, सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद जो है वो ख़त्म हो गया तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। राय साहब, पाकिस्तान के नौजवानों ने ही सियासत का रुख जो है बदल दिया है।
मैं आज रिपोर्ट्स देख रहा था कि 55 नए चेहरे आए, 44 जो नौजवान हैं जो जीत कर इस इलेक्शन में सामने आए केपी में, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे। यानी नौजवानों ने बाहर निकलकर नौजवानों पर ही इत्तेमाद का इजहार जो है वो किया है। और मुझे पाकिस्तान की सियासत में एक ट्रांजिशन इस वक्त बड़ी वाज़ेह जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, फिर वो ये भी कहते हैं कि मुल्क में सुस्त फैसला साजी और क़यादत के फुकदान पर तशवीश है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अच्छी क़यादत और बरवक्त फैसला साजी की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम एक मुतहरिक कौम है जिसे बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा गया। अवाम की फिक्री तरक्की, इस्तेदाद कार में इजाफे पर सरमायाकारी करना होगी। पाकिस्तान 2 करोड़ 60 लाख स्कूल्स ना जाने वाले बच्चों को तालीमी निज़ाम में शामिल किए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। फिर आबादी के बड़े हिस्से को तालीम देने के लिए हजारों नए स्कूल्स और इजाफी वसाइल दरकार होंगे। अगर मामले पर तवज्जो ना दी गई तो पाकिस्तान खाम अफरादी कुव्वत बगैर वैल्यू एडिशन के ही बरामद करेगा। बिल्कुल जी, यही हो रहा है। आप देख लें, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में नौजवान हमारे जाते हैं और हम ब्रेन ड्रेन जो है वो कर रहे हैं। मैं एक चाहूँगा राय साहब, एक तो आप इसके हवाले से बताएं हमें, और फिर दूसरी तरफ ये जो इमरान खान साहब का जो पैगाम आया लोगों को रिहा करवाने के हवाले से, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट अपना दें और बताएं हमें कि असल में ये पैगाम है क्या। देखें आशफी साहब, ये जो फौज के सुप्रीम कमांडर के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, ये भी एक दिलचस्प खबर है, क्योंकि अब सदर आरिफ अलवी को भी जब पता चला है कि पीटीआई ने इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल कर ली है, पूरी दुनिया से इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करने और इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल की तहकीकात के लिए दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के अंदर भी मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है और इस धांधली ज़दा इलेक्शन के नताइज जो कि तब्दील किए गए, इस तब्दीली को कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सदर आरिफ अलवी भी कुछ ज़्यादा फ्रंट फुट पर आ गए हैं, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है और तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में आने वाली है। अब सदर आरिफ अलवी ने, आप ये देखें कि इनडायरेक्टली बड़े इशारों कनायों में बड़ा एक मज़ेदार जुमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत से काबिल अफराद को निकाला जा रहा है, इस पर बहुत अफसोस किया जा सकता है, और अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़िल हो गया तो इससे मुल्क में एक बहुत बुरी सूरत-ए-हाल पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा और ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ होगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि नौजवानों की बड़ी तादाद ने इमरान खान साहब को और पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद अगर आप ख़त्म कर देंगे तो ज़ाहिर है कि फिर मुल्क जो है वो नहीं चल सकेगा। अब हाशमी साहब, इसके अंदर एक और अहम खबर ये आई है कि IMF के मुतल्लिक एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से नताइज को तब्दील किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब एक सियासी कशीदगी है, तो इस पूरी सूरत हाल में IMF के साथ जो रियासत पाकिस्तान की डील है ये खटाई में पड़ जाएगी और ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि IMF ने भी इससे पहले इलेक्शन की शफाफियत पर और इलेक्शन से पहले भी ये इस किस्म की शराइत लगाई थी कि हमें यकीन दहानी कराई जाए कि ये इलेक्शन शफाफ होगा। यानी ये जो अब इलेक्शन नताइज तब्दील किए गए हैं, इसका एक भयानक नतीजा रियासत पाकिस्तान को ये भी भुगतना पड़ेगा कि IMF से जो पाकिस्तान को अगली किस्त मिलनी है या IMF के साथ जो अगली डील होनी है, ये डील भी अब खटाई में पड़ जाएगी। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक और ऐलान भी किया है, और खान साहब ने अब ये कहा है, ये जो उनका पैगाम जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा कि लियाकत अली चट्ठा के बयान से ये भी पता चल गया है कि किस तरह से इलेक्शन से पहले भी धांधली के इंतजामात किए गए, कराची और सिंध के दीगर इलाकों में हमारी सीटों पर हमला किया गया, यहाँ तक कि KP की 8 सीटें भी हमसे छीनी गईं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी ऐलान किया और ये बताया भी, यानी एक तरफ तो उमर अयूब ने कहा कि हम इक़्तिदार में आके बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब समेत, परवेज़ लाई समेत सब जो कैदी हैं इनको रिहा करवाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा अहम था। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त मुझे अपनी रिहाई के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी, कोई कोशिश नहीं करनी, कोई समझौता नहीं करना, कोई डील नहीं करनी। पूरी PTI का फोकस और मेरा फोकस यह है कि आवाम ने जो PTI को मैंडेट दिया इसकी हमने हिफाजत करनी है। ये मैंडेट हमने किसी भी सूरत इस मरतबा चोरी नहीं होने देना, इसलिए प्रायोरिटी ये है, मेरी रिहाई जो है
ये इस वक्त कोई तरजीह नहीं है। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।